हॉरकर ने अंदर झाँक कर देखा। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे फंसी रह गई। संदूक में लाल मखमली बिस्तर पर वह गोरी युवती पांव फैलाए लेटी हुई थी, जिसे उसने उस रात चांदनी की किरणों से उतरते हुए देखा था। उसकी देह किसी जीवित व्यक्ति के समान ताजा और प्राणवान लग रही थी। उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे वह अभी अभी कुछ देर पहले सोई हो। उसकी आंखें अधमुदी थी और लाल लाल होठ खुले हुए थे। हॉरकर कुछ देर तक सम्मोहित सा उसे देखता रहा। इससे पहले कि वह उस रात की तरह फिर आकर्षण में बंध जाता, उसने तुरंत संदूक के पास से हट गया और ढक्कन लगा दिया। फिर उसने एक एक करके बाकी के 2 संदूक खोले। उसमें उसने उन 2 सांवली लड़कियों को भी सोते हुए देखा। एक को उसने छूकर देखा तो उस लड़की के नेत्र आधे खुल गए। ऐसा लगा जैसे वो अभी जीवित हो जाएगी। चौथे संदूक को देखे बिना वह लौट जाना उचित न समझता था। उसकी उत्सुकता जाग पड़ी। आखिर इस चौथे संदूक में कौन हो सकता है? चौथे संदूक के ढकने पर चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद किए थे और उनमें लंबी लंबी लोहे की कीलें ठोकी जाने पर सुराखों में फिट की हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जल्दी में सिर्फ कीलें सुराखों में रखकर चला गया। हॉरकर ने धीरे से ढक्कन को उठाया और एक दीवार के सहारे टिका दिया, पर खुले संदूक की ओर देखते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका बदन थर थर कांपने लगा। हथेलियां, माथे और चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। संदूक में मिट्टी के ऊपर पांव फैलाए हुए काउंट ड्रैकुला लेटा हुआ था। उसका लंबा शरीर संदूक के कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ था। पथराई हुई आंखें अध खुली थी, लेकिन मौत की हल्की सफेदी सी आंखें बहुत विभत्स लग रही थी। सारी देह को देखकर यद्यपि मृत व्यक्ति की लाश का एहसास होता था, लेकिन फिर भी मृत प्राय काउंट के सारे व्यक्तित्व में आग की लौ से एक तीखापन था। उसके होठों पर ताजे खून की लालिमा थी और होठों के कोनों में दोनों और गालों पर बहता हुआ ताजा खून हड्डी पर फिसलता हुआ गर्दन के नीचे भूरी मिट्टी पर टपक रहा था। हॉरकर का मन हुआ खून छूकर देखे। वह नीचे झुका तो उसका सारा शरीर सिहर उठा। उसकी इंद्रियां विद्रोह कर उठी, पर उसे चाबी की जरूरत थी और उसके बिना काउंट की जेबें टटोले। वह जानता था कि इस समय कुंजी ना मिलने का मतलब है कल सुबह तक इसी तरह किसी ऐसे ही संदूक में बंद हो जाना। उसने मन में साहस जुटाया और काउंट के कपड़ों की तलाशी लेने लगा। एक एक करके सारी जेबें टटोल डाली, लेकिन चाबी नहीं मिली। हताश होकर वह संदूक से परे हट गया, पर जैसे ही उसने काउंट के चेहरे को देखा, उसे लगा जैसे काउंट उसकी ओर देखते हुए अपनी गर्वीली मुस्कान से उसका उपहास कर रहा है। अचानक ही उसे ध्यान आया, यह पापात्मा जिसे लंदन पहुंचाने में वह खुद भी मदद कर रहा है, बरसों वहां से युवक युवतियों और शिशुओं का रक्तपात करेगा और अपने परिवार को बढ़ाएगा। उसके मन में यह प्रबल इच्छा जाग उठी कि वह उस शैतान पिशाच की हस्ती ही मिटा दे, लेकिन उसके पास हथियार न था। उसने इधर उधर देखा। एक कोने में एक बेलचा पड़ा था, जिससे अभी कुछ देर पहले मजदूरों ने संदूकों में मिट्टी भरी होगी। उसने बेलचा उठाया और खूब ऊंचा तानकर पूरे जोर के साथ काउंट की गर्दन पर वार किया, लेकिन जैसे ही उसका बेलचा नीचे गिरा, वैसे ही एक झटके के साथ काउंट की गर्दन अपनी जगह से हट गई और उसकी भयानक डरावनी आंखें हॉरकर के चेहरे को घूरने लगी। हॉरकर के हाथों से बेलचा फिसल गया। वह संदूक के पास से हट गया। फिर उसने संदूक का ढक्कन उठाया और उसी तरह रख दिया जैसे उसके आने से पहले रखा हुआ था। कुछ देर वहीं सोचता रहा। उसे लगा उसके माथे पर आग सुलग रही है। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो मालूम पड़ा कि दिन का तीसरा प्रहर बीत चुका है। वह तेजी से कमरे में से बाहर निकल गया। फिर जैसे ही वह सहन में पहुंचा, उसके कानों में बंजारों के गीतों और घंटियों और सांझ की मधुर संगीतमय लहरियां गूंज उठी। कुछ देर बाद इन मोहक सुरों को सुनता ठगा सा खड़ा रहा। फिर गीतों की यह आवाज़ और घंटियों की टुन टुन धीरे धीरे दूर होती गई। उसके स्थान पर बग्घियों के पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। साथ ही भेड़ियों के रिरियाने और गुर्राने की आवाज़ें भी आने लगी। हॉरकर समझ गया कि काउंट लौट आया है और बग्घी महल के दरवाजे के पास पहुंचने को ही है। वह जल्दी जल्दी उस सुरंग के रास्ते वापस लौट आया। सहमा बिस्तर पर गिर गया। उसका शरीर
थर थर कांप रहा था और हथेलियां पसीने से तर हो गई थी। वह कुछ देर यूं ही घबराया हुआ भयभीत लेटा रहा। फिर अचानक ही बाहर सहन में कुछ लोगों के नंगे फर्श पर इधर उधर चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी फर्श पर किसी चीज़ के पटक जाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी भारी चीज़ को रगड़कर खींचने की आवाज़, खड़खड़ाहट और हथौड़ियों की खटखट सुनाई देने लगी। जरूर उन संदूकों पर कीले गाड़ी जा रही हैं, हॉरकर ने सोचा। फिर कान लगाए उन आवाज़ों और पदचापों को पहचानने की कोशिश करने लगा। पाँव के घसीटने पर, लोगों को बातें करने पर आवाज़ें अभी भी आ रही थी। फिर जंजीरें लड़खड़ाने लगी, फाटक के खुलने की चरमराती आवाज़। हॉरकर समझ गया कि मजदूर या शायद वे खानाबदोश लोग उस संदूक नुमा ताबतों के महल से बाहर ले जा रहे हैं। सहन से बाहर पथरीली सड़क पर भारी पहियों के खड़खड़ाने व हवा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें तेज होने लगी। एक बार फिर गाड़ी की खड़खड़ सुनाई दी। वह खड़खड़ धीरे धीरे दूर होती गई। इनके साथ ही हवाओं में धीरे धीरे दूर होते जा रहे बंजारों के गीतों का मोहक धुन लहराने लगा। वह समझ गया कि उन ताबूतों को बग्गी में लादकर किसी जगह ले जाया जा रहा है। शायद वह जगह लंदन ही हो, उसने सोचा। अचानक ही उसे ध्यान आया कि सब कुछ जा चुका है। मैं इस महल में अकेला रह गया हूँ, उसने अपने आप से कहा। उसे अचानक अपनी पत्नी मीना का ख्याल आया। इस अकेलेपन में कितनी बार वह मीना को याद कर चुका है। उसके मुंह से सांत्वना भरे शब्दों को सुनने की कितनी कामना थी। उसकी आंखों में प्यार में डूब जाना चाहता था, लेकिन मीना उससे बहुत दूर थी। वह घबराकर बिस्तर से उठ बैठा और बाहर कमरे में चला गया। कमरा खाली था, लेकिन पिछली ओर वाली खुली खिड़की से दीवारों से टकरा रही हवाओं की साए साए और सन सन की हल्की आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई सिसकियां भर रहा था। वह उदास मन खिड़की के पास खड़ा हो गया। आसमान में छोटे छोटे बादलों के टुकड़े इधर उधर तैर रहे थे। हॉरकर एकटक उन बादलों को देखता रहा। बहुत भला लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे बादलों की ओर देखने से उसकी आंखों का तनाव हल्का होता जा रहा है। हवा के झोंकों को छूते ही बादलों में हल्का सा कंपन होता है और उनकी आकार रेखाएं बिखर जाती हैं। अभी कुछ देर पहले जो बादल हाथी के जिस्म जैसा लग रहा था, वह अचानक ही किसी पंछी के आकार में ढल गया। उसके दो काले काले लंबे डैने जंगल से महल की दीवार तक फैल गए और देखने में कुछ चमगादड़ जैसा लगने लगा। हॉरकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं भी कितना डरपोक और वहमी हो गया हूँ, अपने आप से कहा। प्रकृति भी इस सहज खेल को भी प्रेतों का गोरख धंधा समझ रहा हूँ। धीरे धीरे हवाओं का रुख बदलने लगा और हवाओं के थपेड़ों में लहराते हुए बादलों के प्रायद्वीप जंगल की ओर से बहते हुए आए और खिड़की की मेहराबों के पास आकर ठहर गए। लगता था जैसे प्राणवान हो गए और अकेलेपन से उबकर हॉरकर से बातें करना चाहते हों। हवा की हिलोरी में कांपती हुई उनकी आकार रेखाओं ने हॉरकर का मन मोह लिया। तभी हवा के एक झोंके से बीच वाला बादल लहराया, कांपा और बिखर गया। फिर वहाँ हल्के हल्के बारीक धूल के कण फैल गए और हवाओं की लहरों के साथ आकारों में ढलने लगे। हॉरकर ठगा हुआ सा देखता रहा। थोड़ी ही देर में उन कणों से बनती आकृतियां स्पष्ट होने लगी। तीखे नान नक्श वाली मोहक सांवली नवयुवतियों के चेहरे नजर आने लगे। एकाएक बादलों से जैसे एक आकृति हवा में तैरती हुई खिड़की के पास झुक आई और हॉरकर को लगा जैसे ठंडा भीगा कुआसा उनके गालों को सहलाने लगा हो। उसके गले से हवाओं को चिरती हुई एक तीखी चीख निकल गई। वह एक झटके से उठा और कमरे में वापस आ गया। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। उसे लगा उस पर गहरा मादक नशा छाता जा रहा है। उसकी इंद्रियां नियंत्रण से बाहर होती जा रही। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं इन डायनों का शिकार नहीं बनूंगा, उसने अपने आप से कहा। मुझे इस अभिशप्त महल से निकलकर जाना ही होगा, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। इस नरक कुंड से निकल जाने की कोशिश में जान गंवा देना इन प्रेत आत्मा का भोजन बनने से कहीं अच्छा है। कहीं 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 यह मेरा वहम तो नहीं? अचानक यह सवाल उसके मन में कौंध आया। लेकिन नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सपना नहीं था। वे आकार रेखाएं कितनी स्पष्ट थी। उनमें वैसी ही मादकता थी, वैसा ही घातक आकर्षण जैसा उस रात चांदनी की किरणों से उतरने वाली उन खूबसूरत छलना अप्सराओं में था। मुझे अभी इस समय ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके भीतर का सारा साहस बाढ़ बनकर उमड़ पड़ा। उसकी धमनियों में बहता हुआ खून उबलने लगा। उसने अपने आप से अद्भुत शक्ति महसूस की। वह उठा
अपने कपड़ों को उठाया, फिर पास वाले कमरे में सोने चांदी के कुछ सिक्के झोले में डालकर काउंट के कमरे की खिड़की के रास्ते टूटी फूटी दीवार को पकड़ता हुआ नीचे चट्टानों की ओर उतर गया। उसने निश्चय कर लिया था कि वह जान दे देगा, किंतु इस महल में ना ठहरेगा। वह उसी रास्ते से नीचे उतरने लगा जिससे उसने काउंट को चमगादड़ की तरह सरकते हुए देखा था। दीवारों में जगह जगह पत्थर बाहर निकल आए थे, जिससे बड़े बड़े छेद और कहीं कहीं आड़ी तिरछी दरारें बन गई थी। वह नेवले की तरह अपनी उंगलियों को उन दरारों और छेदों में फंसता हुआ धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुछ ही देर बाद उसी लाश लगा कि वह थक गया है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके हाथ कपकपाने लगे, उंगलियां जगह जगह दरारों से खिसकने लगी, फिर पांव भी कांपने लगे। उसने झुककर देखा, गहरी खाइयां, नुकीली चट्टानें मुंह भाई फैलाई हुई थी। हारकर उस गहराई को देखकर सहम गया। घबराहट में उसे लगा कि वह लंबी अधटूटी दीवार कभी खत्म न होगी और हाथ छूटने से फिसलकर यूं ही मर जाएगा। उसकी आंखें मूंदने लगी, बदन थरथर कांपने लगा। उसे बेहोशी सी महसूस होने लगी कि अचानक हवा का एक भारी थपेड़ा आया और उसका बदन रुई के फाई की तरह डोलने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी पकड़ छूट गई और वह हाथ पांव फैलाए हवा में लहराता हुआ बहुत ऊंचे से नीचे गिरता जा रहा है। ठंडी हवा का एक झोंका है और मीना के बालों को लहराता हुआ कमरे में बिखर गया। समुद्र की ओर से आते आ रहे सुमरई व सांवले बादल मकानों पर फैलते जा रहे थे। शाम ढलने में देर थी, फिर बाहर हल्का अंधेरा सा फैल गया था और बागीचे के पेड़ों की टहनियाँ, नीचे लॉन की हरी घास व क्यारियों के फूल सब धुंधलाए धुंधलाए दिख रहे थे। मीना को लगा जैसे नीचे कांच का पतला सा शीशा आंखों के सामने फैला हुआ हो और वह उसमें से बाहर देख रही हो। मीना का शरीर थका हुआ था और मन उदास। बाहर फैली हुई हल्की नीली धुंध यादों का सावला कुहासा उसके मन पर भी रेंग रहा था। वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। पिछले 5 दिनों से वह हॉरकर के खत का इंतजार कर रही थी। सुबह से उसे हॉरकर की बहुत याद आ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने हॉरकर का भोला सा हंसमुख चेहरा घूम जाता। कभी कभी उसके मन में कोई दुशंका जाग जाती, कांप उठती, कहीं मेरा प्यार किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया। वह अपने यह भी कैसे हो सकता है, अब प्रदेश में अकेला बीमार पड़ गया हो। उसके मन में सवाल उठते और आशंका उठती और घबरा जाती। आज दफ्तर से उसकी छुट्टी भी थी। वह सुबह से ही अपने कमरे में अकेली बिस्तर पर लेटी हॉरकर के सपने देख रही थी। हॉरकर उसे बहुत प्यार करता था। उस शाम बिस्ट्रिस के लिए रवाना होने से पहले उसने मीना के कपकपाते होठों पर उंगली रखकर कहा था, रोती क्यों हो? मैं अगर तुम्हारे चेहरे पर उदासी की छाया देखते हुए विदा हुआ तो सारे रास्ते तुम्हारा ही ध्यान रहेगा, कुछ काम भी ना कर पाऊंगा। और तुम चाहती हो कि मैं प्रदेश में ऐसे जाऊं? अच्छा अब हंसो। अच्छा, मेरे पीछे कभी उदास ना होना, तुम्हें मेरी कसम। लौटते ही सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, फिर हम जल्दी ही अपने मित्रों की शादी की दावत देंगे। हॉरकर ने गाड़ी में बैठते हुए पहले ही उसको कहा। मीना की विचार श्रृंखला टूटकर बिखर गई। एक बार फिर उसका मन खिड़की और बागीचे के पास लौट आया। मौसम बहुत प्यारा हो गया था। पिछले 2-3 दिन की कड़ी धूप और उमस के बाद हवाओं में इस तरह खुनकी आ जाने से हल्की राहत महसूस होने लगी थी। बाहर सड़कों पर बच्चों की टोलियां नाचती गाती बंदरगाह की ओर दौड़ रही थी। हाथों में हाथ डाले युवक युवतियों के जोड़े धीमे धीमे कदमों से समुद्र तट की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसने सोचा, हॉरकर यहाँ होता तो इस शाम वह यूं भी उसकी बाहों में बाहें डाले थिरकती हुई समुद्र तट पर टहल रही होती। लेकिन हॉरकर नहीं था। उसकी पलकों के कोरों में आंसुओं की 2 नन्ही नन्ही बूंदें फिर गिर आईं। उसे लगा वह वहाँ इसी तरह बैठी हुई हॉरकर के बारे में सोचती रहेगी तो रुलाई आ जाएगी। वह उठकर बाहर निकलने को ही थी कि तभी 2 ठंडे हाथ पीछे बढ़कर उसकी आंखें मूंद ली। मीना चौंक कर खड़ी हुई। कौन हो सकता है? उसने अपनी उंगलियों से उस अजनबी हाथों को परखते हुए सोचा। फिर जैसे ही उसकी उंगलियों ने उन अजनबी हाथों के लंबे लंबे नाखूनों को छुआ, असीम उल्लास से चीख पड़ी, लूसी, ओ मेरी प्यारी लूसी, तू कब आई? इसके साथ ही उसने उन अजनबी हाथों को झटके से हटाते हुए अपने पीछे खड़ी सुंदरी को अपनी बाहों में भर लिया। वह युवती भी मीना के गले से लिपट गई। 2 बहनें अचानक जैसे कहीं से मिल गई हों और दोनों में गपशप शुरू हो गई। ओ बताओ भी भला, ऐसी कौन सी बात है? मीना ने उत्साह से पूछा। सुनो, पिछले इतवार एक ही दिन में मुझे एक के बाद एक विवाह के 3 प्रस्ताव मिले। सच मुझे बहुत अफसोस हो है। मुझे उनमें से 2 का मन तोड़ना पड़ा। तुम नहीं समझती मीना, वे दोनों कितने भले पुरुष हैं। पहला तो डॉक्टर सीवर्ड, कहीं वह पागलखाने वाला डॉक्टर जिसके बारे में ऑर्थर ने तुमको भी 1-2 बार जिक्र किया था। उसका प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन क्या करती। डॉक्टर को मैंने मन की सारी बातें खोलकर बता दी थी।
तब मैंने उससे कहा था कि ऑर्थर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उससे विवाह करने को इच्छुक हूँ। तो वह सन्न रह गया। कुछ देर मेरी आंखों में देखता रहा, फिर चुपचाप सोफे से उतरकर बुझी बुझी आवाज़ में बोला, मैं समझ गया मिस लूसी, शायद मेरे प्रस्ताव में आपका मन दुखी हो। मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आपका प्यार ना पा सका, लेकिन आप चाहेंगी तो मैं हमेशा आपका मित्र बना रहूँगा। जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो कीजिए तो मुझे बुला लीजिएगा। उसी दिन तीसरे पहर जब मैं एक सहेली के घर से लौट रही थी तो मुझे क्विंसी मिल गया। मुझे देखते ही वह तेजी से मेरी ओर बढ़ा और घबराए हुआ सा बोला, मिस लूसी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इधर पार्क की ओर चले। सुबह डॉक्टर सीवर्ट से बात हुई। बातचीत के बाद मेरा आत्मविश्वास लौट आया था। मैं बहुत ही प्रसन्न थी। मैंने क्विंसी की घबराहट की ओर ध्यान ना दिया। मैं मुस्कुराती हुई उसके साथ पार्क चली गई। फिर आड़ू के पेड़ के नीचे उसने मुझे पथराई आंखों से मेरे चेहरे की ओर देखने लगा और मेरे से बोला। मैंने पूछा कि क्या हुआ मिस्टर क्विंसी? कुछ नहीं। मेरा हाथ छोड़कर वह घास पर चहलकदमी करते हुए बोला, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ मिस लूसी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मुझे विश्वास ही न हुआ। लगा जैसे मजाक हो रहा है। पहले तो उसने मुझसे कभी ऐसा कहा नहीं था, किंतु अब मैंने उस सच कह दिया कि मैं ऑर्थर से प्यार करती हूँ। मुझे सिर्फ उसी का इंतजार था। सभी ने कह दिया और उसने कुछ नहीं कहा जिससे कि तुम यह बात सुनना चाहती हो, जिसके लिए तुमने उन दोनों को ठुकरा दिया। मीना ने उतावला होकर लूसी की बात बीच में ही काट दी। अरे सुन तो सही, बात तो पूरी सीधी नहीं, बीच में टोकती है। लूसी झुल्लाकर बोली, अच्छा बता तीसरा कौन है? वही तो बताने जा रही हूँ। उसी शाम मैं और माँ कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि ऑर्थर आ गया। कुछ देर माँ से गप्पे लड़ाता रहा। फिर जब माँ चली गई तो उसने मुझसे बोला, सुनो लूसी, इधर आओ। और इससे पहले कि मैं उसके पास जाऊँ उसने बढ़कर मेरा हाथ खींच लिया और फिर उसने मुझे अपनी बाहों में कसते हुए दो शब्द कह दिए जिन्हें सुनने के लिए मैं ललायित थी। ओ मेरी प्यारी लूसी। मीना उछलकर लूसी के पास आ गई। कुछ देर वे दोनों इसी तरह इटलाती हुई हंसती रही। फिर अचानक ही लूसी को ध्यान आया कि उसने अपनी तो सब बातें मीना को बता दी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं पूछा कि पिछले दिनों से क्या करती रही है और हॉरकर का क्या हुआ। अरे मीना, तू कुछ बताती क्यों नहीं? अपनी बात क्या मन में ही रखेगी? हॉरकर कहाँ है? रोमानिया से लौट आया या नहीं? मीना एकाएक उदासी का पहाड़ बन गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, थकी थकी सी दिखने लगी। क्यों, क्या हुआ? लूसी ने अपनी उंगलियों से उसकी हथेलियों को सहलाते हुए कहा। हॉरकर ठीक तो है, बोलती क्यों नहीं? पता नहीं कैसा है। 1 हफ्ता हुआ उसका एक भी खत नहीं आया जिसमें लिखा था कि 3 जून को ड्रैकुला के महल से चल पड़ेगा, लेकिन आज तक ना वह खुद आया ना उसका खत। मैंने मिस्टर हॉकिंस से भी पूछवाया था, लेकिन उन्होंने भी जवाब न दिया। उन्हें भी हफ्ते भर पहले एक ऐसा ही खत मिला था और उसके बाद अभी तक उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। सच मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहते कहते मीना का गला भर आया। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? हफ्ता भर पहले ही तो खत लिखा था। आने में कुछ देर हो ही सकती है। हो सकता है रास्ते में गाड़ी या जहाज कुछ लेट हो गए हों। आज नहीं तो कल परसों पहुंच जाएगा। लूसी, मैं भी यही उम्मीद लगाए बैठी हूँ। सुबह नींद लगती है तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। दिन भर मैं उसी के सपने बुनती रहती हूँ। अभी तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही उसी के बारे में सोच रही थी। तुमने ध्यान नहीं दिया मेरा चेहरा कितना उदास है? तुम भी हद करती हो मीना, बच्चों की तरह घबरा जाती हो। तुम तो साहस और धैर्य के काम लेने के लिए कहा करती थी और आज खुद इस तरह कमज़ोर हो गई हो। अच्छा आओ, चलो अब कुछ देर के लिए टहल आते हैं।